हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक ओरिजिन। हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे थे, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या था कि मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं उनको हम लोग लाइफ प्रोसेस करते हैं। ये इतने शॉर्ट में इसलिए बताया क्योंकि इसका पूरा डिटेल इससे पहले का जो लेक्चर है उसमें कवर हो चुका है। क्या क्या कवर हुआ है, तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है, उसके बाद लाइफ प्रोसेस कितने तरीके के होते हैं ये भी कवर अप हुआ है, किनको लाइफ प्रोसेस नहीं कहते हैं और क्यों नहीं कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग लाइफ प्रोसेस लाइफ के जीने के लिए बात कर रहे हैं कि लाइफ के जीने के लिए जितने लाइफ के चलने के लिए या फिर हमारा जीवन जीने के लिए जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं उनको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो कौन अलाइव है, क्या क्राइटेरिया होगा कि ये डिसाइड करेगा कौन अलाइव है नहीं है, तो ये भी डिस्कशन हो चुका है। और उसके साथ साथ डिफ्यूजन क्या होता है और डिफ्यूजन हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट्स को क्यों फुलफिल और कैसे फुलफिल नहीं कर पाता है, तो ये सारे डिस्कशंस हम लोग कर चुके हैं। और अगर ये सारी बातें आपको नहीं पता है तो प्लीज़ इस वीडियो को करिए पॉज और जाइए वापस और जो पहला लेक्चर है लाइफ प्रोसेस का वो देख लीजिए। और अगर आपको बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन है या फिर नहीं पता है तो उससे भी पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाला गया है, उसमें जाइए चेक करिए कि कितने सारे चैप्टर्स है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद लाइफ प्रोसेस का पहला लेक्चर देखिए कि इसकी जो कहानी है वो शुरू कैसे हुई थी। और उसके बाद आइए इस लेक्चर में, और इस लेक्चर में हम लोग पहला लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है कि न्यूट्रिशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग खाना खाते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसके बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग और अभी और डिटेल में जाएंगे। और भी बहुत चीज़ है जो न्यूट्रिशन में पढ़ना है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि न्यूट्रिशन के मोड्स क्या क्या है। न्यूट्रिशन तो क्या था कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग फूड को ऑब्टेन करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। तो फूड को ऑब्टेन करने का तरीका अलग अलग होगा, इसीलिए हम लोग को पढ़ना होगा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, वन इज autotrophic nutrition and the other one is heterotrophic nutrition. What is autotrophic nutrition? Auto मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ। यानी कि जब हम अपना खाना स्वयं बनाते हैं तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बनते हैं। अगर स्वयं बनाने की बात आती है तो एक बात बताइए कि मेरा रात को 2 बजे मन किया मैगी बनाने का और हम घर में उठे और गए किचन में और मैगी बनाए, तो क्या ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा? क्योंकि हम तो अपना खाना स्वयं बना रहे हैं, तो क्या ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा? तो नहीं, ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा ना, कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि अपना खाना स्वयं बनाने को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, लेकिन अपना खाना स्वयं बनाना सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। What is simple inorganic substances? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर एंड क्लोरोफिल, ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। तो क्या मैंने अपना खाना इन सारी चीज़ों से बनाया था? नहीं। तो जब भी कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाएगा लेकिन सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनाएगा, तब उस ऑर्गेनिज्म क्या फॉलो कर रहा होगा, वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा होगा। क्या फॉलो कर रहा होगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा होगा। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, या फिर to be more precise, the mode of nutrition in which organisms make their own food with the help of simple inorganic substances, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 2 तरीके का होता है, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट अपना खाना बनाता है किसका किसका मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मदद से। किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस में। इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे जस्ट इस स्लाइड के बाद। उसके बाद कीमोसिंथेसिस क्या था, तो कीमोसिंथेसिस इज
इज द प्रोसेस जिसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं अपना खाना बनाते हैं केमिकल्स की मदद से। जो भी केमिकल रिलीज होता है उस केमिकल की मदद से जब वो बैक्टीरियाज अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेसिस बोलते हैं। कौन से बैक्टीरियाज, तो आयरन एंड सल्फर बैक्टीरिया। कीमोसिंथेसिस के बारे में आप लोगों को ज़्यादा नहीं जानना है क्योंकि ये जनरली नहीं पूछा जाता है, कई बार डिस्कस भी नहीं किया जाएगा आप लोग के स्कूल में, लेकिन फोटोसिंथेसिस तो आपको अपने मन मंदिर में बसाना पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस क्या था, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट्स या फिर ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डेफिनेशन चाहिए तो यहाँ लिखा हुआ है, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स manufacture their food from simple inorganic materials is called autotrophic nutrition। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की मदद से जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाएगा तो क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा। किस दो तरीके से खाना बना सकता है, या तो फोटोसिंथेसिस करेगा या तो कीमोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस क्या था, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाता है लेकिन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का मदद से, किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। एग्जैक्टली क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं ये इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए। किस पे डिपेंडेंट होता है, किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए, उसको हम लोग हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब जो मैंने खाना बनाया था ना अपने से, या फिर मान लो कोई कुछ भी बना रहे हो आप, अगर आपने एक बेसिक सी सब्जी ही बनाई तो उसमें जो आप पोटैटोज, ऑनियन, गार्लिक ये सब ऐड कर रहे हो, ये सारे कहाँ से मिले आपको, प्लांट से मिले। प्लांट जब इनऑर्गेनिक मटेरियल से अपना खाना बनाया और उसके बाद वो फूड के फॉर्म में इसको स्टोर किया, जिसको हम लोग यूज़ करके फर्दर कुकिंग कर रहे हैं, वो क्या हो गया, इसीलिए हम लोग हेटेरोट्रॉफिक है। क्यों, क्योंकि हम लोग प्लांट के बनाए हुए खाने को यूज़ कर रहे हैं। हम लोग सनलाइट से, क्लोरोफिल से और वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना नहीं बना रहे, इनऑर्गेनिक मटेरियल से खाना नहीं बना रहे। बना पाओगे क्या, नहीं बना पाओगे। इसीलिए हम लोग किस में आते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, 3 तरीके का है। कितने तरीके का है, 3 तरीके का, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। There are 3 types of heterotrophic nutrition: holozoic mode of nutrition, saprophytic mode of nutrition and parasitic mode of nutrition. Holozoic mode of nutrition क्या होता है? The mode of nutrition in which organism take in food and the digestion process takes place inside the body। यानी कि खाना खा लिया और जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होगा वो कहाँ होगा, बॉडी के अंदर होगा, इंटरनल टू द बॉडी होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, हम लोग खाना खा लेते, डाइजेशन प्रोसेस कहाँ होता है, माउथ में होता है, हमारे स्टमक में होता है, वेरियस जगहों पे होता है। तो ये क्या हो गया, ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। कितने होलोजोइक ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हर्बीवोर, जो प्लांट से, ग्रीन प्लांट्स वगैरह से जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड चीज़ खाते हैं उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं। कार्निवोर, कार्निवोर जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाते हैं उनको हम लोग कार्निवोर बोलते हैं। ठीक है, प्लांट, ये लोग ये क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं। ठीक है, प्लांट्स। ठीक है, ये क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। और ओमनीवोर क्या खाते हैं, प्लांट बेस्ड चीज़ भी खाते हैं और प्लस फ्लैश यानी कि मीट बेस्ड चीज़ भी खाते हैं। तो ओमनीवोर क्या, एक सेकेंड, थोड़ा हो गया गड़बड़ यहाँ पे। हाँ, ये क्या था, हर्बीवोर क्या खाते थे, तो हर्बीवोर खाते हैं प्लांट्स। ठीक है, ओमनीवोर प्लांट एंड प्लस फ्लैश दोनों खाते हैं। ठीक है, कार्निवोर क्या होते हैं, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाते हैं। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, तो जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं उनको स्कैवेंजर्स बोलते हैं।
डेड रॉटन ये सब चीज़ों को खाते हैं, वो भी स्कैवेंजर्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर आ गया सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कहाँ होता है, बॉडी के बाहर होता है। फॉर एग्जाम्पल मशरूम्स, हमेशा देखो कि मशरूम के जो आसपास, जहाँ पे मशरूम ग्रो हो रहा है उसके आसपास का एरिया काफ़ी गंदा चिपचिपा टाइप का होता है। वैसा क्यों होता है, क्योंकि जो मशरूम्स है वो अपना डाइजेस्ट, उसके आसपास जितने भी डेड एंड रॉटन मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें अपना डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है, फिर उसको उसका ब्रेकडाउन बाहर हो जाता है, फिर उसको सॉइल की मदद से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच the organisms take in food from dead and rotten animals and the digestion process takes place outside the body is called saprophytic mode of nutrition, ठीक है। फिर आ गया पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऐसा एक मुहावरा याद रखना, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करना, ठीक है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तुमने जैसे मान लो कोई भी ऑर्गेनिजम्स किसी एक के बॉडी पे रह रहा है, खाना उन्हीं से ले रहा है और क्या कर रहा है, नुकसान भी उन्हीं को पहुंचा रहा है। जिसके बॉडी पे रह रहा होता है उसको होस्ट बोलते हैं, ठीक है। व्हेन द ऑर्गेनिज्म लिव इन द होस्ट बॉडी, टेक फूड फ्रॉम द होस्ट बॉडी एंड कॉज हार्म टू द होस्ट बॉडी इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लाइस। लाइस रहता आपके सर पे है, जो फूड होता है उसका ब्लड सक करता है, उससे वो फूड ले लेता है और उसके बाद क्या करता है, ब्लड सक कर लिया, उससे फूड ले लिया और नुकसान भी हम लोग को ही पहुंचाता है। इसीलिए वो कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। अब हमने क्या कहा था, ये सारी बातें आपको समझ में आई, इन सारे का थोड़ा डिटेल्ड नोट्स में दिया होगा। नोट्स आपके ओरिजिन ऐप पे, जो एकेडमिक ओरिजिन का जो ऐप है वहाँ पे अपलोड अच्छे से किया हुआ है, जाइए डाउनलोड कर लिए और पढ़ लीजिए। और प्लस जितना भी कुछ डिस्कस किया गया है ना, कोशिश करिए कि उसको डेली बेसिस पे नोट्स प्लस एनसीईआरटी बुक के साथ कवर करते जाएंगे। अगर साथ साथ करते जाएंगे तो आपको कोई भी बायोलॉजी में अच्छे नंबर लाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि जो नोट्स है वो काफ़ी तरीके से सफिशिएंट है। आपको 10th में अगर आप समझ के उसे पढ़ सकते हैं और अगर क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो अच्छे से आप उसको लिख सकते हैं और बायोलॉजी में 1 या 2 नंबर से फिर ज़्यादा नहीं कटेगा। दैट इज़ माई प्रॉमिस टू यू ऑल। नेक्स्ट को हम लोग ने क्या कहा था कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने क्या था कहा था कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स या फिर ऑर्गेनिजम्स अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक है। उसमें 2 था, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, आपको किसके बारे में पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस हम लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, ग्रीन प्लांट्स अपने खाना खुद बनाते हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मदद से। हाँ, ये चारों चीज़ इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छे से डेफिनेशन लिखेंगे कि द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का मदद से, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मदद से, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में जब अपना खाना खुद बनाता है उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसका रिएक्शन कुछ इस तरीके से, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनाता है, ग्लूकोज। प्लांट जो अपना खाना बनाता है उसको किस फॉर्म में स्टोर करता है, ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। और साथ में क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन। तो यही जो फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया चल रहा होता है ना, जिसमें ऑक्सीजन रिलीज करता है और यही ऑक्सीजन को हम लोग ब्रीद इन करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, उसको प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, उससे अपना खाना बनाएगा, उसके बेसिस पे फिर वो ऑक्सीजन रिलीज करेगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और ये फिर वापस से ऑक्सीजन हम लोग के पास आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा साइकिल है जो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ये याद रख लेना, ठीक है, अपने मन मंदिर में बसा लेना। अगर फोटोसिंथेसिस पूछ दिया तो डेफिनेशन लिखोगे और साथ साथ उसका रिएक्शन लिखना मत भूलना। अगर एक अच्छा आंसर लिखना है तो फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करो, उसका रिएक्शन लिखो और तब ये तुम्हारा एक आंसर कंप्लीट होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, किसके मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मदद से। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया,
वाटर कहाँ से आया? तो वाटर तो कहाँ से आया? सॉइल में हम लोग जो इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि पानी पटाते हैं, पानी डालते हैं, वहाँ से वो वाटर का काम उसका हो जाता है, वो वाटर को टेक कर लेता है। या फिर रेन वगैरह भी आता है जो कि सॉइल से जाता है, फिर सॉइल से वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, वहाँ से वाटर उसको मिल गया। फिर दूसरा बात, उसको क्या मिलेगा? सनलाइट कहाँ से मिलेगा? तो सनलाइट हम लोग कहाँ से मिलता था? सनलाइट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता था। कौन एब्जॉर्ब कर लेता था? क्लोरोफिल क्या करता था? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। नाउ व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? अब क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक तरीके का प्लास्टिड है, ठीक है। प्लास्टिड क्या था? एक ऐसा सेल ऑर्गेनल जो कि प्लांट को कलर प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग प्लास्टिड्स बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक तरीके का प्लास्टिड है। डिस्क शेप्ड ऑर्गेनल होता है जो कि क्लोरोफिल कंटेन करता है। क्या होता है? डिस्क शेप ऑर्गेनल होता है जो कि क्लोरोफिल कंटेन करता है, ठीक है। ये क्लोरोफिल क्या करता है? तो सनलाइट को ट्रैप करता है। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का प्रेजेंस क्यों जरूरी है? तभी अगर क्लोरोफिल रहेगा तभी वो सनलाइट को ट्रैप कर लेगा। तो वाटर कहाँ से मिला, ये समझ में आ गया। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो खाना बनाता है, ठीक है। वाटर कहाँ से मिला? तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कैसे इनटेक करता है और ऑक्सीजन कैसे एक्सपेल आउट होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करने के लिए छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या है? छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स जो कि लीव्स के लोअर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। लीव्स के कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लोअर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। और किस चीज़ में हेल्प करते हैं? गैसियस एक्सचेंज में। किस चीज़ में हेल्प करेंगे? तो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेंगे और ट्रांसपिरेशन में मदद करेंगे। किसमें? ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? जो प्लांट अपना एक्सेस वाटर को लूज करता है, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो स्टोमाटा क्या है? छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स जो कि पहला काम गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं और दूसरा ट्रांसपिरेशन में मदद करते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या था? तो ट्रांसपिरेशन हमारा लॉस ऑफ एक्सेस वाटर को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और दूसरी बात कि गैसियस एक्सचेंज तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज आउट करेगा, तो इसीलिए स्टोमाटा का जरूरत है। अब ये माइन्यूट पोर्स क्रिएट कैसे होते हैं? तो माइन्यूट पोर्स क्रिएट होते हैं किडनी शेप्ड बीन्स की वजह से। ये जो किडनी शेप्ड बीन्स होता है ना, उसके बीच में ये जो दो किडनी शेप्ड बीन्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो दो गार्ड सेल्स है, ये दोनों के बीच में जो बीच का जो होल क्रिएट करते हैं, इसी को हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। तो वाटर गार्ड सेल्स shaped kidney shaped cells enclosing the stomata are called guard cells। अब जो स्टोमाटा है कभी कभी ओपन रहता है और कभी कभी क्लोज रहता है। अब ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को भी कौन कंट्रोल करके रखता है? तो गार्ड सेल्स कंट्रोल करके रखता है ना। कैसे कंट्रोल करता है? व्हाट इज ओपन स्टोमाटा एंड व्हाट इज क्लोज स्टोमाटा? तो ओपन स्टोमाटा क्या होता है? दिन के वक्त में, ड्यूरिंग द डे टाइम, जब वो दिन का वक्त होता है तो ये गार्ड सेल्स क्या कर लेते हैं? पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर एक जो तुम लोग ये दुर्गा पूजा में ये जो कद्दू शेप वाला इस टाइप का बलून्स आता है ना, उस बलून में अगर पानी भर दोगे और दोनों बलून को ऐसे कर दोगे तो क्या होगा? बीच में एक होल क्रिएट हो जाएगा। उसी तरीके से गार्ड सेल्स बिहेव करता है। जैसे ही वो क्या करेगा? पानी को अब्जॉर्ब करेगा, वो क्या करना शुरू होगा? स्वेल करना शुरू होगा। बलून के अंदर हवा भरो या पानी भरो, बलून स्वेल करना शुरू करता है। उसी तरीके से हमारा जो गार्ड सेल्स है वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा और स्वेल कर जाएगा। जैसे ही दोनों गार्ड सेल स्वेल कर दिया, बीच में क्या कर गया? अपना एक ओपनिंग क्रिएट हो जाता है और उस केस में हमारा स्टोमाटा क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। ड्यूरिंग डे टाइम द गार्ड सेल्स एब्जॉर्ब वाटर एंड बिकम टर्जिड, यानी कि अपना वो शेप को होल्ड कर लेते हैं। इसको हम लोग इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन बोलते हैं। एंड एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है? स्टोमेटल पोर्स ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टोमेटल पोर्स ओपन हो जाता है। उसके बाद आता है क्लोज स्टोमाटा, यानी कि जब नाइट टाइम में क्या हो जाता है? वो पानी को लूज कर जाता है और गार्ड सेल्स क्या हो जाता है? फ्लैसिड, यानी कि अपना जगह को, अपना जो टर्जिड की जगह अपना जो शेप होल्ड किया था उसको लूज कर देता है और फ्लैसिड हो जाता है। जैसे ही वो फ्लैसिड हो जाएगा, वो क्या करेगा? अपना जगह को, वो जो ओपनिंग है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। देखो जैसे ही पानी गेन किया ये फूल गया दोनों, तो बीच में एक ओपनिंग क्रिएट हो गया। जैसे ही वो वाटर को लूज करेगा, वो क्या हो जाएगा? अपना शेप को लूज कर देगा, तो क्या हो जाएगा?
फ्लैसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लैसिड हो जाएगा। तो राइट नाइट के वक्त में जो गार्ड सेल्स है वो पानी को लूज कर जाते हैं और क्या हो जाते हैं? फ्लैसिड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फ्लैसिड हो जाते हैं। और एज अ रिजल्ट जो स्टोमाटल पोर्स है वो क्लोज हो जाता है। तो समझ में आया? स्टोमाटल ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा जब ओपन रहता है, जैसे ही वो पानी अब्जॉर्ब करेगा तो स्टोमाटा ओपन हो जाएगा और उस टाइम पे फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है। और नाइट टाइम में वो क्या करेगा? वाटर को लूज कर नाइट टाइम में वो वाटर को लूज कर देगा गार्ड सेल्स और वो क्लोज हो जाता है और फिर गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है वहाँ पे। तो ये बात समझ में आया? व्हाट इज ओपन स्टोमाटा, व्हाट इज क्लोज स्टोमाटा, व्हाट इज गार्ड सेल्स और व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। तो ये सारा। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या था हम लोग को? वाटर। वो कहाँ से लिए? तो वो हम लोग सॉइल से एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि प्लांट्स ने सॉइल से एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद किस चीज़ की रिक्वायरमेंट की? तो सनलाइट की रिक्वायरमेंट थी। तो सनलाइट के रिक्वायरमेंट को किसने फुलफिल किया? क्लोरोफिल ने। क्लोरोफिल ने क्या किया कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, ट्रैप कर लिया। तो ये दूसरा रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत था। तो कार्बन डाइऑक्साइड को किसके मदद से लिया गया? स्टोमाटा की मदद से लिया गया। स्टोमाटा क्या था? तो माइन्यूट पोर्स था। इसके बाहर उसको कौन इनक्लोज करता है? तो गार्ड सेल्स को इनक्लोज करता है। स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करता है? तो गार्ड सेल्स कंट्रोल करता है। स्टोमाटा कब ओपन होता है? जब गार्ड सेल्स पानी को गेन कर लेता है। स्टोमाटा कब क्लोज होता है? जब गार्ड सेल्स पानी को लूज कर देता है। तो ये हो गया ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। अब हमारे पास चारों कंपोनेंट्स आ गए हैं, तो उसने फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स यानी कि कुछ स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? तो सबसे पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो बोले थे ना कि सनलाइट को कैसे ट्रैप करता है? तो क्लोरोफिल ट्रैप करता है। तो जो लाइट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लिया। कौन एब्जॉर्ब कर लिया? क्लोरोफिल। ये हमारा प्रथम यानी कि पहला स्टेप है इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस का। दूसरा, अब ये जो लाइट एनर्जी है वो उसी फॉर्म में तो यूज़ नहीं होगा, तो ये जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। प्लांट ने लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट था ना H2O, उसको स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया गया। यानी कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया और जो वाटर मॉलिक्यूल्स था उसको स्प्लिट कर दिया गया। किसमें किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किसमें किसमें स्प्लिट कर दिया गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर दिया गया। तो यही हो गया कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म देखोगे, फोटोलाइसिस। ठीक है। एक टर्म पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी अगर पास होगा तो उसके कारण क्या हो जाता है कि ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। तो स्प्लिटिंग होता है। तो जब लाइट की वजह से ब्रेक डाउन होगा तो उसको हम लोग फोटोलाइसिस बोलेंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक डाउन होता था तो इलेक्ट्रोलाइसिस। अब तुम्हारा लाइट की वजह से हो रहा है तो फोटोलाइसिस हो गया। तो यहाँ पे हो जाता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और फिर ये जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। यही जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये तुम्हारा फूड है। ग्लूकोज के फॉर्म में जो स्टोर होता है ना, ग्लूकोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया। तो क्या क्या इवेंट्स था? सबसे पहले लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद क्या करेगा? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद क्या करेगा? जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको स्प्लिट करेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में स्प्लिट कर दिया क्योंकि वो लाइट की वजह से स्प्लिट हो रहा है, तो इसको फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलेंगे। एंड द लास्ट स्टेप है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कार्बोहाइड्रेट्स में स्प्लिट कर दिया, मतलब कन्वर्ट कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो ये था इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मन मंदिर में बसा लो, आ सकता है, मैक्सिमम चांसेस है कि ये आएगा ही आएगा। ठीक है। अब ये तो था सारा इवेंट्स कर लिया, लेकिन जस्ट इमेजिन करो एक सिचुएशन डेजर्ट प्लांट में, जो C4 प्लांट जिनको हम लोग बोलते हैं, अगर वो कंटिन्यूअस उनका स्टोमाटा खुला रहेगा और वो पानी को लूज़ करते जाएंगे तो क्या होगा? उनके पास एक तो पानी वैसे ही कम, उसके बाद वो भी उसको भी लूज़ कर देते हैं। इसलिए दिन के वक्त में उनका स्टोमाटा क्लोज रहता है। ठीक है। तो बोलो कि मैम सनलाइट तो दिन में अवेलेबल रहता है और अगर स्टोमाटा कम क्लोज रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलेगा नहीं, और सिंस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस तो परफॉर्म नहीं हो सकता है। तो उस केस में प्लांट्स क्या करते हैं? तो डेजर्ट प्लांट्स उस केस में क्या करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं रात में ही और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है। और जैसे ही सुबह होता है इस इंटरमीडिएट कंपाउंड में वो
सनलाइट को अब्जॉर्ब होता है और काम का शुरू हो जाता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस, ये जो सारा इवेंट्स है फोटोसिंथेसिस का, वो चलने लगता है। यानी कि जो डेजर्ट प्लांट्स है या फिर C4 प्लांट्स है, वो रात में स्टोमाटा को ओपन रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाकर रख लेते हैं। व्हाट इज इंटरमीडिएट कंपाउंड? ये फाइनल नहीं होता है, ये बीच का कंपाउंड होता है, ठीक है। और उसके बाद जब सुबह होगा, उसके बाद उसमें सनलाइट आएगा, एक्ट करना स्टार्ट कर देगा, और वो फिर सारा इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस उसी तरीके से फॉलो हो जाएगा। तो ये था फोटोसिंथेसिस के बारे में। इसके बारे में इवेंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। पूरा डिस्कशन हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग इंटर करेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। आज के लिए ही बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।